Today we will start with the fifth type of the bonding, and the fifth type of the bonding is hydrogen bonding. The fifth type of the bonding is hydrogen bonding. See, already if you'll see here in the last lecture हम लोगों ने कौन-कौन से बॉन्डिंग के बारे में डिस्कशन किया है। देखो, हमने डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस के बारे में पढ़ा हुआ है। बाद में हम लोगों ने आयन डाइपोल इंटरैक्शंस के बारे में पढ़ा है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल के बारे में पढ़ा है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के बारे में पढ़ा है। तो अभी आज हमें कौन सा बॉन्डिंग करना है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, एंड देन वी गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। So first, what is hydrogen bonding? I'll write down the meaning of hydrogen bonding. What is the meaning of hydrogen bonding? The electrostatics force of attraction between positively polarized hydrogen atom of one molecule and a highly electronegative atom may be I'll explain this. मैं आपको एक definition explain करता हूँ. So what is here they have said? It is the electrostatic force of attraction. It is hydrogen bonding. What is hydrogen bonding? The electrostatic force of attraction. The electrostatic force of attraction between positively polarized hydrogen atom of one molecule. The electrostatic force of attraction between positively polarized hydrogen atom of the one molecule and highly electronegative atom of the other molecule is called as hydrogen bond. Okay. Now first I will take the example here, and when you say electronegative atom, strong, or I'll take first example. Suppose we say here HCl, or I can take the example of HF. Either you can take the example of HCl or you can take the example of HF. In HF, the fluorine is more
Fluorine is more electronegative than atom. Fluorine is more, मतलब in HF में क्या होगा, ये यहाँ पे H और F में fluorine is more electronegative. Now what is the meaning of electronegative? Electronegative atom has a tendency to attract electrons towards itself. देखो मैंने क्या बोला यहाँ पे H और F में F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब क्या होता है? इट हैज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ. मतलब यहाँ पे H और F के बीच में H है, H ने एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया है, F ने भी एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसकी तरफ चले जाएंगे? F के पास चले जाएंगे. तो यहाँ पे F विल हैव द पार्शियल नेगेटिव चार्ज and H will have the partial positive charge. Partial charges क्यों है? This delta minus and delta plus are called as the partial charges. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? H ने एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया है, करेक्ट. F ने भी एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया है एंड दे आर फॉर्मिंग अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. लेकिन हमें मालूम है F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या हो रहा है? F अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन F हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. तो F के पास दोनों इलेक्ट्रॉन F के पास आ जाएंगे. जब दोनों इलेक्ट्रॉन F के पास आ जाएंगे तो F विल हैव द पार्शियल नेगेटिव चार्ज और H अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए H के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा. F will have the partial negative charge and H will have the partial positive charge, correct. So यहाँ पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. तो यहाँ पे क्या होगा? HF, ये हमारा HF है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए फ्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव. हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ दे रहा है, इसलिए चार्ज कौन सा आएगा? पार्शियल पॉजिटिव. ये सिंबल दिए. डेल्टा प्लस का मतलब पार्शियल पॉजिटिव. डेल्टा माइनस का मतलब पार्शियल, मतलब जिसे बोलते हैं स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज एंड स्लाइटली नेगेटिव चार्ज. और उसके बाजू में दूसरा HF, नेबरिंग में दूसरा HF मॉलिक्यूल रहेगा, HF. अब ये HF मॉलिक्यूल में भी क्या होगा? ये फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो फ्लोरीन विल हैव द पार्शियल नेगेटिव चार्ज, H विल हैव द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. और यहाँ पे ये पहला मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, देखो ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, इसे भी आप डाइपोल बोल सकते हो, इसे भी डाइपोल बोल. लेकिन यहाँ पे स्पेशल क्यों है? यहाँ पे एक एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसलिए अभी यहाँ का फ्लोरीन इधर के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा. मतलब पहले मॉलिक्यूल का फ्लोरीन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये जो हमारा बॉन्डिंग यहाँ पे फॉर्म होगा, ये जो बॉन्डिंग हमारे यहाँ पे फॉर्म होगा, दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज hydrogen bonding. So what is hydrogen bonding? The bond formed between positively charged hydrogen atom of one molecule. देखो positively charged hydrogen atom of the one molecule and highly electronegative atom, that is negatively charged highly electronegative atom of other molecule. देखो यहाँ इनके बीच में मैं बोल रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन
और दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उनके बीच में जो बॉन्डिंग आएगा उसे हम क्या बोलोगे, हाइड्रोजन। तो पहला मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अटैच है, कौन से बॉन्डिंग से अटैच है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज शोन विद विच लाइन, डॉटेड लाइन। देखो आप इसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी बोल सकते हो, आप इसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी बोल सकते हो, क्योंकि ये पोलर है, यहाँ पे दो पोल्स है तो डाइपोल बनेगा, यहाँ पे भी पोलर है तो ये भी डाइपोल बनेगा, डाइपोल डाइपोल। लेकिन स्पेशल हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ द वन मॉलिक्यूल, hydrogen atom of the one molecule and electronegative atom of the other molecule. The bonding between them is called as what, hydrogen bonding. तो अभी यहाँ पे कौन कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आप ले सकते हो, कौन कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आप यूज कर सकते हो, द strong electronegative atoms that forms hydrogen bonding are स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे कौन कौन से एटम्स है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकते हैं, एटम्स आर, कौन कौन से एटम, द ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। ये जो एटम्स है, दे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम that forms the hydrogen bonding are which atom can form the hydrogen bonding, oxygen, nitrogen and fluorine, correct? What is hydrogen bonding, the bond formed between positively charged hydrogen atom of the one molecule, positively charged hydrogen atom of the one molecule and negatively charged electronegative atom of the other molecule. What is electronegative atom? I am repeating here, the atom which has a tendency to attract electrons toward itself are called as which atom, electronegative atom. And which are the electronegative atom are responsible for hydrogen bonding? The atoms which are responsible for hydrogen bonding are oxygen, nitrogen and fluorine. Oxygen, nitrogen and fluorine, correct? They are the responsible for hydrogen bonding. Okay, then I'll write one more point here. So what is the hydrogen bonding? First we'll say the electrostatic force of attraction between positively charged hydrogen atom of one molecule and electronegative atom of the other molecule. Then we have said that the fluorine is ये example है, example that fluorine is more electronegative than hydrogen atom, and electronegative atom has a tendency to attract electron toward itself. The strong electronegative atom that are formed that forms hydrogen bonding are oxygen, nitrogen and fluorine. Hydrogen bonding is shown हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज शोन विद डॉटेड लाइंस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज शोन विद द डॉटेड लाइंस। मतलब F और H के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डॉटेड बॉन्ड से। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज शोन विद द डॉटेड लाइंस, करेक्ट? सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नाउ आई कैन से हियर there are two types of hydrogen bonding. The first one is
There are two types of hydrogen bonding. There are two types of hydrogen bonding. The first one is intermolecular hydrogen bonding. The first one is intermolecular hydrogen bonding. There are two types of hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding. What is intermolecular hydrogen bonding? Now, intermolecular hydrogen bonding means what? The bond or the hydrogen bonding between two different molecule. Hydrogen bonding between two different molecules. Like for example, I'll take here, we'll take water. What is the formula for water? H2O. H2O. H2O can be written as what? HOH. Now in HOH, we know that O is more electronegative. O is more electronegative. मतलब O क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन और H का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो O will have the partial negative charge and H will have the partial positive charge. तो यहाँ पे H दोनों ये O इस H से भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन आइटम से भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो O will have the partial negative charge and H will have the partial positive charge. तो यहाँ पे ये वाटर पोलर हुआ. वाटर इज अ पोलर. वाटर पोलर. दूसरे बाजू में दूसरा वाटर मॉलिक्यूल रहेगा HOH. HOH. अभी HOH में क्या होगा? HOH में क्या होगा? O is more electronegative. O is more electronegative compared to H. So O will have the partial negative charge. H will have the partial positive charge. तो यहाँ पे देखो ये पहला वाटर मॉलिक्यूल है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है. अभी व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन ये और दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. देखो यहाँ पे भी O और H में बॉन्डिंग है, लेकिन यहाँ पे जो O और H में बॉन्डिंग है वो कौन सा बॉन्डिंग आएगा? पोलर. यहाँ पे भी O और H में बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग कौन सा आएगा? पोलर. लेकिन व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एंड दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, इनके बीच में जो बॉन्डिंग देखने के लिए मिलेगा, दैट बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज, ये बॉन्डिंग को आप क्या बोलोगे? हाइड्रोजन बॉन्ड. सो व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? दो अलग अलग मॉलिक्यूल है. ये हमारा पहला वाटर मॉलिक्यूल है, ये हमारा फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल है, ये हमारा सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल है. दो अलग वाटर मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग है. सो ये कॉल्ड व्हाट? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. So what is intermolecular hydrogen bonding? The hydrogen bonding between the two different molecules. The hydrogen bonding between the two different molecules are called as intermolecular hydrogen bonding. मतलब पहला मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करे, कौन से बॉन्डिंग से अट्रैक्ट करे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से. What is hydrogen bonding? The bond formed between the hydrogen atom of the one molecule and oxygen atom of the other molecule are called as the hydrogen bonding. Correct? अगर आप और एक एग्जांपल अगर लेना रहेगा तो अमोनिया. व्हाट इज अमोनिया फॉर्मूला? NH3. In NH3, now we know that N is more electronegative atom. N is more electronegative atom, and because N is more electronegative atom as compared to H, N will have the partial negative charge and all H will have the partial पॉजिटिव चार्ज. तो यहाँ पे NH बॉन्ड पोलर है, मतलब अमोनिया मॉलिक्यूल इज पोलर इन नेचर. दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल अगर आप लिखोगे NH, ये दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल है, दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल है. यहाँ अमोनिया मॉलिक्यूल में भी क्या होगा? N will have the partial negative charge, H will have the partial positive charge. यहाँ पे एक मिनट मैं थोड़ा अरेंजमेंट चेंज करता हूँ. ये H मैंने यहाँ पे लिखा, H यहाँ पे लिखा. तो अभी देखो क्या होगा, यहाँ पे NH3 और यहाँ पे क्या है? NH3. अभी यहाँ का पॉजिटिव हाइड्रोजन इधर के नेगेटिव हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा. मतलब हाइड्रोजन एटम ऑफ द वन मॉलिक्यूल
form the bond with electronegative atom of the other molecule, and this is called as which bonding? Hydrogen bonding. And hydrogen bonding is between the two different molecule, and because the hydrogen bonding is in two different, ये हमारा पहला molecule अमोनिया का रहेगा, ये first molecule of ammonia, ये हमारा second molecule of ammonia, and bonding between the two ammonia molecule is called as what? Intermolecular hydrogen bonding. So what is intermolecular hydrogen bonding? The hydrogen bonding between the two different molecules are called as a intermolecular hydrogen bonding. ये water के दो अलग अलग molecule है, उनके बीच में bonding आ रहा है, या अमोनिया के दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, उनके बीच में बॉन्डिंग आ रहा है, तो ये हमारा रहेगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, अब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ आएगा इंट्रा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट कौन सा आएगा? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ व्हाट इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? व्हाट इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? द बॉन्डिंग present within the molecule. The bonding present within the molecule is called as the intramolecular hydrogen bonding. The bonding present within the molecule are called intramolecular hydrogen bonding. Okay, the bonding present within the molecule are called as the intramolecular hydrogen bonding. We'll take the example here. We'll take the example that is ethylene glycol. Now ethylene glycol formula is what? CH2OH, single bond CH2OH. यहाँ पे क्या आ रहा है? देखो CH2OH आ रहा है, यहाँ पे भी CH2OH आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? O और H के बीच में बॉन्ड है। O और H में क्या रहेगा? O is more electronegative, तो O will have the partial negative charge and H will have the partial positive charge. Similarly, यहाँ पे क्या होगा? O will have the partial negative charge, H will have the partial positive charge. तो देखो यहाँ पे OH बॉन्ड है, यहाँ पे OH बॉन्ड में O is more electronegative, तो O क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और H का इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे भी O और H में क्या होगा? वो अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और H का इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो O will have the partial negative। और यहाँ पे देखो एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल के अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर उसका ही हाइड्रोजन उसके ही ऑक्सीजन के साथ, मतलब एक ही, मतलब इथिलीन ग्लाइकॉल मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन ग्लाइकॉल मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग फॉर्म करा है, तो इसे आप बोलोगे इंट्रा मॉलिक्यूलर, इसे आप क्या बोलोगे? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल नहीं, सेम मॉलिक्यूल, मतलब सेम मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एंड सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, इनके बीच में जो बॉन्डिंग आ रहा है उसे आप क्या बोलोगे? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, सो व्हाट इज इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? द बॉन्डिंग प्रेजेंट विद इन द मॉलिक्यूल, मतलब एक ही मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, उसे आप क्या बोलोगे? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो ये हमारे दो टाइप्स के बॉन्डिंग हो गए। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब, इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब the hydrogen bonding between the two different molecule are
are called intermolecular bonding. Hydrogen bonding between the two different molecules are called as intermolecular bonding, and hydrogen bonding between the same molecule or within the same molecule are called as intramolecular hydrogen bonding. Correct? Are called as the intramolecular hydrogen bonding. Now we'll say it's a related concept, a hydrogen bonding and hydrogen bonding and boiling point. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशन? हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशन? तो क्या रिलेशन दिखाई देगा यहाँ पे? तो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट आई विल से हियर? ड्यू टू presence of hydrogen bonding in the compound, due to presence of hydrogen bonding in the compounds, more energy is required to break the bond. Due to presence of hydrogen bonding, due to presence of hydrogen bonding in the compound, the more energy required to break the bond. देखो फॉर एग्जांपल ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है HOH, ये पहला वाटर मॉलिक्यूल है, ये हमारा दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, ये हमारा फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल, ये हमारा सेकंड वाटर मॉलिक्यूल. नाउ फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल में क्या रहेगा? O is more electronegative than the H, so O will have the partial negative charge and all H will have the partial positive charge. एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे O will have the partial negative charge and H will have the partial positive charge. तो अभी क्या होगा? ये पहला मॉलिक्यूल, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. कौन से बॉन्डिंग से? द एक का हाइड्रोजन दूसरे का ऑक्सीजन, इनके बीच में कौन सा बॉन्डिंग आ रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है. हाइड्रोजन इनकी बॉन्डिंग. और सिमिलरली ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इसके नेबरिंग में तीसरा मॉलिक्यूल रहेगा HOH. HOH, O will have the partial negative charge, H will have the partial positive charge, और ये तीसरा मॉलिक्यूल दूसरे को अट्रैक्ट करेगा. ये कौन सा बॉन्डिंग हुआ? हाइड्रोजन बॉन्ड. करेक्ट. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या हो रहा है? पहला मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो इनके सेपरेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. इनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए क्या लगेगा? एनर्जी लगेगा. And because we require more energy to separate from each other, the hydro boiling point is going to be very high. So what I want to say कि एक वाटर मॉलिक्यूल को दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से अलग करने के लिए, मतलब बॉइल करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी लगेगा. क्यों ज्यादा एनर्जी लगेगा? क्योंकि दोनों के बीच में कौन सा बॉन्डिंग आ रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है. तो दोनों पहला मॉलिक्यूल दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे के साथ बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो व्हाट आई कैन से हियर, due to presence of hydrogen bonding, due to presence of hydrogen bonding in the compound, more energy is required to break the compound. More energy is required to break the compound, and therefore I'll write here, तो ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा. अगर ज्यादा एनर्जी लगेगा मतलब कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा? हायर रहेगा. बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो गोइंग टू बी हायर. Therefore what I'll write here, therefore their boiling point is more
in case of liquid molecules containing hydrogen bond. Therefore, boiling point is more in case of liquid molecules containing hydrogen bond. ओके मतलब जिस लिक्विड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर लिक्विड है, वाटर क्या है, लिक्विड है, और जिस लिक्विड मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा, मोर रहेगा. जिस लिक्विड मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आर टुगेदर, और मॉलिक्यूल एक साथ रहेंगे तो उनको सेपरेट करने के लिए ज्यादा क्या लगेगा, एनर्जी लगेगा, एंड बिकॉज दे रिक्वायर द मोर एनर्जी द बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई. ओके, और कितना एनर्जी लगेगा यहाँ पे ब्रेक करने के लिए, अप्रोक्सीमेटली द हाइड्रोजन bonds can be quite strong. Hydrogen bonds can be quite strong and they require energies up to 40 किलोजूल पर मोल. मतलब अगर हमें एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड अगर ब्रेक करना है तो एनर्जी कितना लगेगा, 40 किलोजूल पर मोल, इतना एनर्जी हमें लगेगा. अगर एक हाइड्रोजन बॉन्ड अगर हमें ब्रेक करना है तो कितना एनर्जी लगेगा, 40 किलोजूल पर. यहाँ पे हमने रीजन क्या देखा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. क्या रीजन था कि जिस कंपाउंड में हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई देगा वहां पे बॉन्ड ब्रेक करने के लिए मोर एनर्जी लगेगा, एंड मोर एनर्जी लगेगा मतलब जिस कंपाउंड की देयर को बॉइलिंग पॉइंट इज गोइंग टू बी मोर. करेक्ट. और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सिंगल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी लगेगा, 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगेगा, 40 किलो जूल पर मोल. करेक्ट. ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड होगा. अभी नेक्स्ट हमें देखना है यहाँ पे, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो इसमें क्या मतलब, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्या क्या इफेक्ट्स रहेंगे. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इफेक्ट क्या रहेंगे, देखो तो सबसे पहले यहाँ पे इफेक्ट क्या रहेगा, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा. तो फर्स्ट आई विल राइट हियर, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग between the molecules, due to hydrogen bonding between the molecules, the boiling point of liquid increases. क्या होगा देखो, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होगा, जो भी हमारे पास लिक्विड रहेंगे उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. सो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, due to hydrogen bonding between the molecule, the boiling point of the liquid increases. Correct. ये हमारा first factor. Second, due to hydrogen bonding, viscosity of liquid increases. विस्कोसिटी का मतलब क्या होगा, मतलब वाटर, मतलब अगर
एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, तो ऑल मॉलिक्यूल्स आर कमिंग वेरी क्लोज टू ईच अदर, and because all molecules are coming close to each other, that is called as what? Viscosity of liquid increases. So because of hydrogen bonding क्या होगा? पहला मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, तो सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो उनका विस्कोसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। विस्कोसिटी मतलब थिकनेस ऑफ द लिक्विड बढ़ेगा, लिक्विड गाढ़ा बनेगा। लाइक ऑयल इज मोर विस्कस देन वाटर। अगर हमें वाटर और ऑयल अगर कंपेयर करेंगे तो वाटर थीन है और ऑयल थिक है, करेक्ट? तो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस, करेक्ट? नेक्स्ट, hydrogen bonds plays a very important role in determining the structure and properties of proteins and nucleic acid present in all organisms। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ? देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या और इम्पोर्टेंट है? हाइड्रोजन बॉन्ड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पे प्ले करता है? इन डिटरमाइनिंग, hydrogen bond plays a very important role in determining what? Structure and properties of proteins and nucleic acid। मतलब हमारे बॉडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड है उनके स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी डिटरमाइन करने के लिए किसका हेल्प हमें करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। Hydrogen bonding plays a very important role in determining the structure and properties of protein and nucleic acid in living organism। मतलब हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर क्या है? प्रोटीन्स है एंड न्यूक्लिक एसिड है। इस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर और इनके प्रॉपर्टीज हमें क्या करने? डिटरमाइन करने का। और इस प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करने के लिए कौन हेल्प करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड दैट्स व्हाई दे सेड हियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लेज एन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in determining structure and properties of proteins and nucleic acid present in all living organisms। करेक्ट? ये हमारा इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। Now we'll go for the next heading। Yes, now what is the next heading? We are having intermolecular forces and thermal energy। What is intermolecular forces? The force of attraction between the two neighboring molecules।
the force of attraction between the two neighboring molecules are called as what? Intermolecular forces. And intermolecular forces depends upon what? Thermal energy means temperature. मतलब ये दो मॉलिक्यूल्स है, ये हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ये हमारा सेकंड मॉलिक्यूल है, दोनों के बीच में क्या है? अट्रैक्शन है। और ये अट्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये अट्रैक्शन या जो भी रिपल्शन जो भी रहेगा, इट डिपेंड, अट्रैक्शन और रिपल्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो ये हमें एक्सप्लेन करना है अभी, करेक्ट? मतलब ये हमारे पास फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास सेकंड मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या रहेगा? अट्रैक्शन रहेगा और या रिपल्शन रहेगा, बट दैट अट्रैक्शन एंड रिपल्शन डिपेंड्स अपॉन व्हाट? टेम्परेचर, दैट मींस थर्मल एनर्जी। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन और थर्मल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, ये हमें एक्सप्लेन करना है। So I'll write one by one point. The first point I will write down here. What is thermal or a temperature? So what is the first point here? Thermal energy is a measure of kinetic energy of the particles of matter. What is here? जो हमारा थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी मतलब टेम्परेचर। थर्मल एनर्जी से हमें क्या पता चलेगा? अगर यहाँ पे पार्टिकल, यहाँ पे देखो ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स का क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है, पार्टिकल्स आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है, मतलब पार्टिकल का मूवमेंट किसके कारण हो रहा है? टेम्परेचर के कारण। मतलब पार्टिकल्स के अंदर क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी से हमें क्या पता चलता है? मतलब अगर मैंने बोला थर्मल एनर्जी हाई है, मतलब काइनेटिक एनर्जी हायर रहेगा। अगर मैंने बोला थर्मल एनर्जी लो है, तो काइनेटिक एनर्जी लोअर रहेगा। मतलब थर्मल एनर्जी इज द मेजर ऑफ व्हाट? थर्मल एनर्जी इज अ मेजर ऑफ व्हाट? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मतलब हमारे पास जो भी पार्टिकल्स है, मैटर है, मैटर के अंदर जो भी पार्टिकल्स है, पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? थर्मल एनर्जी के ऊपर। मतलब अगर हमारा थर्मल एनर्जी हायर रहेगा, मतलब अगर मॉलिक्यूल के अंदर हीट ज्यादा रहेगा तो उनका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगा, और मॉलिक्यूल के अंदर अगर हीट कम रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी का लोअर रहेगा, लोअर रहेगा। तो थर्मल एनर्जी इज अ मेजर ऑफ, thermal energy is a measure of kinetic energy of the particles of the matter. ये थर्मल एनर्जी कहाँ से आता है? थर्मल एनर्जी arises due to moment of matter. थर्मल एनर्जी कहाँ से अराइज होता है? थर्मल एनर्जी अराइजेज ड्यू टू व्हाट? द मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मतलब हमारे जो मैटर के जो पार्टिकल्स है, या पार्टिकल्स का क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है, और पार्टिकल से मूवमेंट से ही हमें क्या मिलेगा? थर्मल एनर्जी मिलेगा। मतलब हमारे पास जो भी मैटर है, मैटर किससे बना हुआ रहेगा? पार्टिकल से बना हुआ है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, और पार्टिकल्स का क्या होगा? मूवमेंट होगा। पार्टिकल से मूवमेंट से हमें क्या मिलेगा? थर्मल एनर्जी। और थर्मल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है? काइनेटिक एनर्जी का। पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है, मतलब पार्टिकल के पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी मतलब इज द मेजर ऑफ थर्मल। सो थर्मल एनर्जी इज मेजर ऑफ व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। ओके, as thermal energy of matter increases with
टेम्परेचर, यहाँ पे क्या होगा, थर्मल एनर्जी ऑफ द मैटर इंक्रीजेस विथ, थर्मल एनर्जी ऑफ द मैटर इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे थर्मल एनर्जी भी बढ़ेगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे थर्मल एनर्जी बढ़ेगा, थर्मल एनर्जी बढ़ेगा मतलब पार्टिकल का मूवमेंट बढ़ेगा, पार्टिकल का मूवमेंट बढ़ेगा मतलब पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, करेक्ट। सो व्हाट इज थर्मल एनर्जी? थर्मल एनर्जी क्या, पहले हम थर्मल एनर्जी के बारे में बात करें। यहाँ पे सबसे पहले हम किसके बारे में बात करें, व्हाट इज थर्मल एनर्जी? Thermal energy is a measure of kinetic energy of the particles of the matter. Thermal energy कहाँ से मिलता है? It arises due to the motion of the particles of the matter. And thermal energy is of matter increases with increasing temperature. तो अगर हम temperature increase करेंगे, particles का moment increase होगा. पार्टिकल का मोमेंट इंक्रीज होगा मतलब पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब हमारा थर्मल एनर्जी कैसा रहेगा, हायर रहेगा, थर्मल एनर्जी हायर रहेगा। और अभी हमें दिख रहा है इंटरमॉलिक्यूलर के साथ का रिलेशन दिख रहा है। Gaseous state of matter, I'm talking about in gaseous state. In gaseous state of matter has very weak intermolecular forces and high थर्मल एनर्जी। देखो गैसेस में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी वीक, मतलब ये मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन रहेगा, ये भी मॉलिक्यूल कौन से स्टेट में, गैस स्टेट में, ये भी मॉलिक्यूल कौन से स्टेट में, गैस स्टेट में, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन रहेगा, इनके बीच में अट्रैक्शन कैसे रहेगा, वीक अट्रैक्शन रहेगा। वीक अट्रैक्शन का मतलब, वीक अट्रैक्शन मतलब मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव। molecules are free to move and therefore they are having what, high thermal energy। मतलब इन गैसेस, गैसेस में क्या होगा, दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन कैसा रहेगा, वीक रहेगा। वीक रहेगा मतलब मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक नहीं आएंगे, एक दूसरे के नजदीक नहीं आएंगे मतलब दे आर फ्री टू मूव एंड दे आर, बिकॉज दे आर मोर फ्री टू मूव, दे हैव गॉट हाई थर्मल एनर्जी, दे हैव गॉट हाई थर्मल एनर्जी। मतलब इन गैसेस because of the weaker intermolecular force of attraction they have got high thermal energy। okay, अभी लिक्विड्स के बारे में, लिक्विड में क्या होगा, थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ेगा, लिक्विड में थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ेगा तो मूवमेंट कम होगा, और सॉलिड में अट्रैक्शन और स्ट्रांग होगा तो अट्रैक्शन और कम होगा। मतलब गैसेस में क्या रहेगा, मॉलिक्यूल्स आर मोर फ्री टू मूव, लिक्विड में क्या होगा, लेस फ्री टू मूव, और सॉलिड में मूवमेंट ज्यादा होगा ही नहीं। तो ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, मतलब थर्मल एनर्जी जो हमारा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। अगर वीक अट्रैक्शन रहेगा, वीक अट्रैक्शन रहेगा तो इंटर थर्मल एनर्जी कैसा रहेगा, हायर रहेगा। देखो वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन अगर रहेगा तो हमारा थर्मल एनर्जी कैसा रहेगा, हाई रहेगा, और अगर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहेगा थर्मल एनर्जी कैसा रहेगा, लो रहेगा। एक गैसेस, एक किसके लिए मेंशन किया मैंने, गैसियस स्टेट के लिए। लिक्विड्स हैव लेस थर्मल एनर्जी एंड स्ट्रॉन्गर लिक्विड्स हैव लेस थर्मल एनर्जी। क्यों? तो लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे है, स्ट्रॉन्ग है। लिक्विड में मतलब दो मॉलिक्यूल्स है,
दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन, ये पहला वाला मॉलिक्यूल भी हमारा लिक्विड है, दूसरा वाला मॉलिक्यूल भी हमारा लिक्विड है। दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन कैसे रहेगा? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहेगा। और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहेगा मतलब मॉलिक्यूल्स आर नॉट एबल टू मूव, मतलब लेस थर्मल एनर्जी। मॉलिक्यूल का मोमेंट अगर होगा तो मोर थर्मल एनर्जी, मॉलिक्यूल का मोमेंट अगर नहीं होगा तो क्या होगा? लेस थर्मल एनर्जी। लिक्विड्स हैव लेस थर्मल एनर्जी एंड स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। While solids have very low thermal energy, solids have very low thermal energy but very strong intermolecular forces, while solids have very low thermal energy। solids में क्या रहेगा? मतलब ये भी पहला वाला मॉलिक्यूल हमारा सॉलिड है, ये दूसरा वाला मॉलिक्यूल भी सॉलिड, इनके ये फर्स्ट मॉलिक्यूल इज आल्सो सॉलिड, सेकंड मॉलिक्यूल आल्सो सॉलिड, तो इसमें इनके बीच में क्या होगा? वेरी स्ट्रॉन्ग। देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था लेकिन यहाँ पे कैसे रहेगा? वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर molecular forces, very strong intermolecular forces, and therefore they have got very low thermal energy। मतलब जितना अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो गैसेस में क्या था? गैसेस में क्या हो रहा था? वीक अट्रैक्शन था, इसलिए मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव, मतलब दे आर हैविंग हाई थर्मल एनर्जी। लिक्विड में क्या हुआ? दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन बढ़ गया, मतलब अट्रैक्शन कैसे हुआ? स्ट्रॉन्गर हुआ, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हुआ तो लेस थर्मल एनर्जी। और इन सॉलिड्स क्या हुआ? द वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हुआ, एंड सॉलिड में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होने के कारण क्या हुआ? इन सॉलिड स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होने के कारण दे हैव गॉट वेरी लो थर्मल एनर्जी, so next point I can say here, by changing thermal energy, the physical state of matter may be changed। By changing thermal energy, the physical state of matter may be changed। मतलब अगर हम थर्मल एनर्जी अगर चेंज करेंगे तो मैटर का फिजिकल स्टेट चेंज होगा। कैसे? देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, गैस, लिक्विड्स एंड सॉलिड, करेक्ट? गैस, लिक्विड, सॉलिड। थर्मल एनर्जी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? थर्मल एनर्जी अगर हम ऐसे जाएंगे तो क्या होगा? थर्मल एनर्जी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, मतलब गैसेस में थर्मल एनर्जी ज्यादा है। यहाँ पे क्या होगा? थर्मल एनर्जी डिक्रीजेस, मतलब गैसेस में थर्मल एनर्जी मोर है, मतलब मोर फ्री टू मूव।
लिक्विड में थर्मल एनर्जी कम है, मॉलिक्यूल ज्यादा मूवमेंट नहीं करेंगे, और सॉलिड में थर्मल एनर्जी और भी कम है, मतलब मॉलिक्यूल्स बिल्कुल मूवमेंट नहीं करें, थर्मल एनर्जी डिक्रीजेस। थर्मल एनर्जी डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज होगा। मतलब अगर हम गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड अगर जाएंगे तो गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और सॉलिड में सबसे ज्यादा है। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, थर्मल एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, थर्मल एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर यहाँ पे थर्मल एनर्जी ज्यादा रहेगा, अगर यहाँ पे थर्मल एनर्जी ज्यादा रहेगा तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे रहेगा, वीक रहेगा। और यहाँ पे थर्मल एनर्जी अगर लो रहेगा, यहाँ पे थर्मल एनर्जी अगर लो रहेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये हमारा कंसेप्ट है। मतलब बाय चेंजिंग द थर्म, अगर हम थर्मल एनर्जी चेंज करेंगे, थर्मल एनर्जी अगर हम चेंज करेंगे तो फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर भी क्या होगा, चेंज होगा। हायर द थर्मल एनर्जी, मैटर इज इन द गैसियस स्टेट, एंड लोअर द थर्मल एनर्जी, मैटर इज इन द सॉलिड स्टेट, मैटर इज इन द सॉलिड स्टेट, करेक्ट। सो स्टेट्स ऑफ द मैटर, मतलब हमारा मैटर सॉलिड स्टेट में रहेगा, हमारा मैटर लिक्विड स्टेट में रहेगा, हमारा मैटर गैसियस स्टेट में रहेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, थर्मल एनर्जी के ऊपर। Higher the thermal energy, matter is in the which state, gas state, and lower the thermal energy, the matter is in the which state, solid state, correct. Thermal energy depends upon the, मतलब physical state depends upon thermal energy, correct। एक बार वापस देखो क्या क्या किया था हम लोगों ने यहाँ पे, कि अगर हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स है, दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या रहेगा, अट्रैक्शन या क्या रहेगा, रिपल्शन रहेगा। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन किसके ऊपर डिपेंड्स करेगा, डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। और ये थर्मल एनर्जी कैसे मेजर करेंगे, थर्मल एनर्जी इज अ मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मतलब हमारे पार्टिकल्स के अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी है, ये हमें किससे पता चलेगा, थर्मल एनर्जी से। कैसे मेजर करेंगे, द थर्मल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द मोमेंट ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल्स का मोमेंट कितना हो रहा है उससे हमें क्या पता चलेगा, थर्मल एनर्जी। And thermal energy increase of matter, thermal energy of the matter increases with what, temperature। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगा। थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगा मतलब पार्टिकल का मोमेंट इंक्रीज होगा, पार्टिकल का मोमेंट इंक्रीज होगा मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, मतलब थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। गैसियस स्टेट में क्या देखा, मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में भी क्या अट्रैक्शंस है, मतलब मॉलिक्यूल्स आर मोर फ्री टू, मतलब मॉलिक्यूल्स आर हैविंग हाई थर्मल एनर्जी। सॉलिड में क्या था, दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग था, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग था इसलिए लेस थर्मल एनर्जी था। और इन सॉलिड्स क्या था, अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड बिकॉज अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, because they have got very strong attraction, thermal energy is very very low। And here the physical state of the matter can be changed, the physical state of the matter can be changed by changing what, thermal energy, correct। physical state of the matter can be changed by changing what, thermal energy। तो ये हमारे आज दो कंसेप्ट किए हम लोगों ने। एक कंसेप्ट, सबसे पहला वाला कंसेप्ट कौन सा था हमारा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट था। पहला वाला कंसेप्ट हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला था, और दूसरा वाला कंसेप्ट हमारा किसके बारे में था, थर्मल एनर्जी एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मतलब टेम्परेचर के ऊपर हमारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिपेंड करते हैं। अगर टेम्परेचर हाई रहेगा, टेम्परेचर हाई रहेगा मतलब मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव, फ्री टू मूव मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर लेस, तो मॉलिक्यूल इन द विच स्टेट, गैसियस स्टेट। लेकिन टेम्परेचर अगर लो रहेगा तो मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, and because molecules are very close to each other, attractions are very strong, and molecules are in the which state, solid state, molecules are in the solid state। okay okay, आपको कुछ डाउट पूछना है?